नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम रूटीन में बात होगी सीरिया के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि सीरिया में इस वक्त 3 देशों का हमला इस वक्त नजर आ रहा है। इजराइल की तरफ से भी हमला किया गया है, तुर्की की तरफ से भी हमला किया गया है, इसके अलावा अमेरिका ने भी हमला किया है। तो जाहिर सी बात है, जब से असद का पतन हुआ है, जब से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से सीरिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। इजराइल ने सीरिया के दक्षिण में, अमेरिका ने मध्य में और तुर्की ने उत्तरी इलाके पर हमला किया है। गाजा और लेबनान पर तबाही मचाने के बाद इजराइल ने अब सीरिया पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। बशर अल असद के देश से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरी सीरिया में भीषण बमबारी की है। लगभग 250 एयर स्ट्राइक में सीरियाई सैन्य अड्डों को यानी कि एयर बेस को तबाह किया गया है। इजराइल की जो सेना है वो लगातार सीरिया के अंदर घुसती हुई नजर आ रही है। इजरायली सैनिक सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 25 किलोमीटर दूर हैं और लगातार कई हमले उस पर किए गए हैं, यानी कि सीरिया पर इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं और कई देशों ने लगातार हमले किए हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में भी हमले किए जा रहे हैं। तो सीरिया इस वक्त जो तमाम चीज़ों को झेल रहा है वो तब से हुआ है जब से असद का तख्ता पलट हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोग हैं वो जश्न भी मना रहे हैं। उनका मानना ये भी है कि असद के परिवार का जो राज था वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमले भी लगातार सीरिया पर किए गए हैं। और सीरिया में जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से रूस ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को राजनीतिक शरण दी है। इसके अलावा अमेरिका ने उनके पतन का स्वागत किया है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दिमित्री ने जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। उन्होंने कहा कि वो ये जानकारी नहीं देंगे कि फिलहाल असद को किस जगह पर ठहराया गया है और उनके परिवार को कहां ठहराया गया है। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विद्रोहियों ने 6 महीने पहले ही तुर्की को ये जानकारी दे दी थी कि वो असद का तख्ता पलट करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो असद सरकार के सहयोगी ईरान ने सीरिया में हुए तख्ता पलट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि इस बात से हैरान हूं कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं सकी। ये सब बहुत तेज़ी से हुआ। जाहिर सी बात है ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन इसकी प्लानिंग काफ़ी वक्त से चल रही थी। सब लोग हैरान हैं कि आखिर असद की जो सत्ता थी, जो करीब 50 साल से उनके परिवार की सत्ता चली आ रही थी, वो अचानक से विद्रोहियों के हाथ में है। लेकिन यही रियलिटी है। लगातार कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जहां पर अब लोग अपने दफ्तर भी लौट रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और अब बात करें उस जेल की जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सीरिया में ऐसी जेल है जहां पर जब से विद्रोहियों ने कब्जा किया है तब से कई लोगों को वहां से रिहा भी किया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, कई कैदी ऐसे भी हैं जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे। ये जो जेल है ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक बताई जाती है। इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। ये काफ़ी भयावह जेल है। जो सेडनाया जेल है वो ज़्यादातर कैदी अभी भी उससे बाहर नहीं निकाले जा सके। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जेल ज़मीन के नीचे मौजूद है। ज़मीन के नीचे मौजूद सेडनाया जेल में कई ऐसे सेल हैं जहां पूरी तरह से अंधेरा है और इन सेल में लोग कैद है। इन सेल में इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे और लॉक लगे हुए हैं जिनके कोड लोगों को नहीं पता है, इस वजह से लोग बाहर नहीं आ सके हैं। सेडनाया जेल लंबे समय से बशर अल असद शासन की क्रूरता को झेलती हुई आ रही है। इसका प्रतीक माना गई है। सेडनाया जेल को असद सरकार के राजनीतिक विरोधियों और विरोधियों को दंड देने के लिए जाना जाता है। सीरिया की सेडनाया जेल इतनी खतरनाक है कि इसे डेथ कैंप भी कहा गया है। जमीन के नीचे मौजूद जेल में कैद लोगों को केवल सीसीटीवी कैमरे के जरिए ही देखा जा सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब असद का शासन था उस दौरान जो भी उनके सरकार के खिलाफ बोलता था या सरकार के खिलाफ जाता था तो वो इस जेल में डाला जाता था। ये जेल काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है और सिर्फ एक कैदी को सीसीटीवी के जरिए ही देखा जा सकता है। अब बात करें तो 2011 का वो साल था जब से असद जो शासन चल रहा था उसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हुई थी। धीरे धीरे करके कई ऐसे गुट बनाए गए जो अब इतना बड़ा संगठन बना जिन्होंने पूरा तख्ता पलट ही कर दिया। विरोधियों का ऐसा संगठन बना जहां पर अब ये तख्ता पलट असद का देखा गया है।
इसके अलावा साल 2015 में असद सरकार गिरने ही वाली थी, लेकिन इसे रूस ने अवसर की तरह लिया। असद सरकार को बचाने के लिए सीधा दखल दे दिया। इसके साथ ही रूसी सेना की सीरिया में एंट्री हो गई। सीरिया को सैन्य सहायता के बदले सीरियाई अधिकारियों ने रूस को हमीमिन में एयरबेस दिया गया और नेवल बेस पर 49 साल का पट्टा दिया गया। इसके साथ ही रूस ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने पैर जमाना शुरू किया। तख्ता पलट से रूस को सीधे तौर पर कुछ नुकसान भी झेलने पड़े। सबसे पहले तो वो खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उसका एक साथी यानी कि सीरिया, अब जो असद की सरकार थी वो अब नहीं रही। इसके बाद जो रूस का दबदबा था वो भी कम हो गया। भूमध्य सागर में जो रूस की पकड़ बनी हुई थी वो भी कमज़ोर हुई। मिडिल ईस्ट में रूस की जो पकड़ बनी हुई थी वो कमज़ोर हुई। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसका झेलना पड़ रहा है। लेकिन सीरिया को लगातार रूस की तरफ से कई मदद पहुंचाई गई थी, चाहे वो सैन्य मदद हो, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, चाहे वो पॉलिटिकल मदद हो। यानी कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरिया पर रूस की तरफ से किया गया था। लेकिन अब तख्ता पलट के बाद जो पकड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा रूस की कमज़ोर हो चुकी है। फिलहाल सीरिया पर जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं क्राइम तक आपको लगातार दे रहा है। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स क्राइम तक ने आपके लिए रखी है, तो कड़ी से कड़ी जोड़कर सीरिया की पूरी खबर सामने रखी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।